where we all can just come together and discuss certain relevant political topics. So thank you, everyone. Today, my topic is particularly understanding the politics of resistance. I'm just sharing my PPT over here. Just a minute. I hope I'm audible, sir. Yes, ma'am. You are audible. Okay, thank you, ma'am. So, Yes, ma'am. I think the PPT is also visible, sir, clearly. Hello. The PPT is quite clear, right? Yes, ma'am. Okay. Yes. So, to start Yes, with the topic, understanding the politics of resistance. Now, with the development of state and its complex functions, many tools were required to maintain peace and stability, and rule of law is one among them. जब भी हमने राज्य की संकल्पना के बारे में बात करते हैं, जैसे ही हम राज्य के बारे में बात करते हैं, चाहे वो आइडियलिज्म हीगल के आइडियलिस्ट कंसेप्शन का हो, जहाँ पे वो राज्य को एक आदर्शवादी संस्था मान रहे हैं, या हम कॉन्ट्रैक्चुअल थियरिस्ट के हिसाब से बात करें, जहाँ पे वो राज्य की संकल्पना एक आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट की तरह से कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से जब भी हम राज्य की संकल्पना के बारे में बात करते हैं, तो एक कोर फंक्शन था जो स्टेट का हम लोग बात करते हैं, वो था टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, शांति की स्थापना करना था। और मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ स्टेट में जब हम बात करते हैं, तो रूल ऑफ लॉ जो है वो एक मेजर प्रिंसिपल की तरह आया टू fulfill this particular function, है ना। लेकिन as a student of politics, it is quite ironical, in fact, that whenever we study news, it is indispensable to notice resistance as part of everyday political life, है ना। जैसे कुछ भी आप कभी भी कोई भी न्यूज़पेपर उठा लेते हैं, आप रोज न्यूज़पेपर हम लोग जब भी पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कोई एक बड़ा रेजिस्टेंस का कुछ खबर होगी, कोई एक छोटे प्रतिरोध की खबर होगी, पर खबरों में हमेशा पॉलिटिकल न्यूज में रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा से बहुत ही हावी रहा है। जैसे रिसेंटली अभी हम लोग जब देख रहे हैं, तो हम देखते हैं किसान मूवमेंट था, उसके पहले CANRC था। इनफैक्ट पूरा पॉलिटिकल पार्टी जो है, हम जब आम आदमी पार्टी की जब हम बात करते हैं, तो उसका राइज ही करप्शन मूवमेंट के अगेंस्ट जब मूवमेंट हुआ था, उसके प्लेटफॉर्म को यूज करके उनका हुआ था। उसके पहले इमरजेंसी की बात कर लीजिए, तो वहां पे नेशन वाइड हम लोग रेजिस्टेंस मूवमेंट की बात करते हैं। और ये सारा सिर्फ मतलब इंडिपेंडेंस के बाद का रेजिस्टेंस नहीं है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हम लोग पूरा एक पॉलिटिकल एक डिस्कोर्स है हमारा पॉलिटिकल साइंस में, वो एक्चुअली इट्स अ history of resistance against British period. So what I'm trying to establish here is that politics is always closely intertwined with resistance. And here I would, Michael Walzer very clearly points out, he has clearly suggested that politics is something which is as old as it's a very old political action, much older than democracy itself. ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है, इट्स मोर ऑफ अ बेसिक प्रेमाइस आई एम ट्राइंग टू क्रिएट. इट इज नॉट सम ओपिनियनेटेड लेक्चर, रादर आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रेमाइस वेयर वी कैन जस्ट हैव अ बेसिक डिस्कशन अराउंड द टॉपिक, you know, basic idea हो जाए कि क्या है, और उसके बाद we can have a platform for discussion. So today I'll be focusing first on the first section, which is what is resistance. उसके बाद I'll be focusing on what are the different types of resistance, कितने प्रकार के हो सकते हैं प्रतिरोध. Is there any need for passive resistance in democracy when we already have legal mechanisms to deal with the governmental lacunas? मतलब बात ये है ना, जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब, तो वहां पे पैसिव रेजिस्टेंस की जरूरत ही क्या है. मतलब हम लोग डेमोक्रेसी है, अगर कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है जिसकी आप पॉलिसीज से आप खुश नहीं हैं, आप उनसे सहमत नहीं है, आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है 5 साल बाद उनको वोट ना देने का. तो ऐसी क्या जरूरत पड़ती है जब हमें पैसिव रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ती है डेमोक्रेसी में? एंड इस सिविल डिसोबीडियंस का जो कंसेप्ट है, इज इट जस्टिफाइड इन टुडेज society or in today's political modern state? So these are some of the basic premise, these are the basic things which we'll be discussing today. Now here, to start with the first section, which is understanding resistance. Now, this is very interesting to note over here that philosophers like John Locke argue that right to resist is a natural right of individuals, whereas in practice, modern states treat actual political acts of resistance as illegitimate
एटलीस्ट इफ नॉट क्रिमिनल रिकॉल केसेस। इसके लिए जैसे आज के टाइम पे जब भी हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस हो रहा होता है, कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है, तो हम ये देखते हैं, हम मानते हैं कि आपका राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली भी हमें मिला है, ठीक है। उसके बावजूद जब भी प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो एक पर्टिकुलर एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है उसके अराउंड कि अच्छा वो गवर्नमेंट को काम नहीं करने देना चाहते हैं, या फिर वो गवर्नमेंट के कार्यों में प्रतिरोध करना चाहते हैं, या तो फिर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें। तो ये बहुत ही, ये जो प्रोटेस्ट का जो पूरा आइडिया है, ये आज के टाइम पे पर्टिकुलरली इन मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट हम देखते हैं बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है, बहुत इनफैक्ट थोड़ा हे दृष्टि से ये देखा जाता है, बहुत ही क्वेश्चनेबल मतलब क्वेश्चंस लगे होते हैं जनरली उसके sanctity पे particularly. So what I'm trying to understand, so this particular premise itself makes it very interesting to study. Now the traces of right to resist can be first found in the political and legal thought of Chinese civilization. But even in Indian political thought, Chanakya validates resistance in case of ruler being unworthy, unjust, and tyrant. It's very interesting that in Indian political thought, when we are talking of the concept of resistance, Chanakya has given an elaborate discussion. उनका पूरा नीति शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस डिग्री पे राजा जब प्रजा के सुख संपत्ति का ध्यान नहीं रख रहा है, या राजा जब बहुत ज्यादा कर लगा देता है, या फिर मतलब किस तरह के कंडीशंस हो सकते हैं जहां पे वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि लोगों को रिवोल्ट करने का, रिबेल करने का या रेजिस्ट करने का राजा के ऊपर के अगेंस्ट अधिकार है। और ये सिर्फ इंडियन पॉलिटिकल थॉट ही नहीं, हम थोड़ा और पीछे अगर जाएं, हम पॉलिटिकल फिलॉसफी की अगर बात करें, अगर हम सम ऑफ आर पॉलिटिकल रिलीजियस पॉलिटिकल टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जब हम रामायण की बात करें तो वहां पे भी देखिए ना, कंसेप्ट ऑफ महाभारत की हम बात करें, रामायण की बात करें, वहां पे भी कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही मतलब कई जगह पे हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू पॉइंट कि श्री रामचंद्र जी जब उनको मतलब जब वनवास दे दिया जाता है और वो जब निकल जाते हैं, मतलब पूरा साधु के वेश में पूरा धारण करके वो जब निकल रहे होते हैं, तो उनके जितने लोग होते हैं, जो आसपास के जो प्रजा होती है, वो बहुत दुखी हो जाती है, दुखी और बहुत ही गुस्सा होती है अपने राजा के अगेंस्ट, अपनी रानी के अगेंस्ट, और वो बोलते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर उनके साथ ही जाना चाहते हैं, वो त्याग देना चाहते हैं अयोध्या को। What I'm trying to here point out is that here, what this concept where the citizens themselves are focused, and where very, very promptly they are pointing it out that, we do not agree to this particular law. Right. So the concept of resistance is something which is not new, and it is always present even in Indian political thought and political philosophy. But when we are talking of the Western political thought and Western political philosophy, European political thought and philosophy, in the medieval period particularly, Thomas Aquinas is someone who is very interesting over here. Why he is interesting? Because he is focusing because during that time, medieval period, when we are talking of king, was actually the whole institution of king was divine in nature, and the will of king was regarded as will of God, right? So the law was also regarded as the will of God. But surprisingly, Aquinas grants citizen a surprisingly wide ambit of resistance against the tyrants. He's, in fact, here the correlation he has created between the king's law as well as resistance, and both of them the source he has created with the God's will. ठीक है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में होगा जब गॉड्स विल इज नॉट इन कनेक्शन विद द किंग्स, रादर इट इज कनेक्शन विद द वर्चुअस सिटीजंस, देन द सिटीजंस हैव द राइट टू रेजिस्ट। ठीक है, तो particularly these are some of the points or some of the sightings which we can find in before modern state. Now in modern sense, particularly when we are talking of resistance, there are certain scholars like Thomas Jefferson is there, Paine is there, Locke is there, Marx is there, John Rawls are there. These are some of the major scholars who have been talking about resistance in detail. Now when we are focusing on definition, resistance is the study of politics. Resistance in the study of politics is an action to register one's dissent against the government, right?
मतलब कहने का ये है कि हर वो कार्य जो सरकार के खिलाफ असहमति दर्ज करने के लिए किया गया हो, उसे हम प्रतिरोध की श्रेणी में रख सकते हैं। अब यहाँ पे there are certain definitions which I'll be there are just 3 or 4 definitions which I have pointed out. The first definition is by Fernandez, who explains resistance as the counter-hegemonic social attitudes, behaviors, and actions which aim at weakening the classification among social categories and which are dictated against dominant powers and against those who exercise it, having as a purpose for the redistribution. Here, Fernandez is particularly talking of resistance in more of a class struggle sense. Okay, here he is trying to suggest that counter hegemonic attitudes जो होगा, जिसके against resistance कब होता है, जब भी हम लोग एक hegemony create होती है। अब वो hegemony कई चीजों में हो सकती है, वो social attitude में हो सकती है, behavior में हो सकती है, social action में हो सकती है। और ये किया किस वजह से जाता है? इस वजह से किया जाता है ताकि ये जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, जो कैटेगराइजेशन किया गया है, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, डिफरेंट क्लासेस जो बना दिए गए हैं, उसको वीकन किया जाए और जो जितने भी मटेरियल और जितने भी वैल्यूज हैं जो हमारी सोसाइटीज में हैं, उसको हम लोग इक्विटेबल मैनर में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा जो राउटलेज है वो डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस को as any action imbued with intent that attempts to challenge, change, or retain particular circumstances relating to social relations, processes, and/or institutions, which imply some form of contestation, cannot be separated from practices of domination. Here again, what he's talking of is, what he's talking of is that resistance is particularly an attempt of challenge. हर वो प्रतिरोध जो प्रॉपर एक संस्था जो बन गई है या जो हमारा रिलेशन है, सामाजिक एक आवरण जो बना हुआ है, जब वो बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव हो जाता है नेचर में, जब वो बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर अन्यायपूर्ण हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी आवाज या उसको बदलने की कोई भी प्रक्रिया जो है वो रेजिस्टेंस के अंतर्गत आती है। Up next is Karl Marx, particularly. Now the whole Marxism theory in itself, when we are talking of the whole class struggle, when Marx is talking about class struggle, he's actually talking of resistance, okay, active resistance he is focusing on. And what he says, particularly this particular point, I would like to point it out, where he's suggesting the history of all hitherto existing society is the history of class struggles. We revolt because we have to. Resistance to capital is inevitable and takes new and unexpected forms inside and outside of production. मतलब इनका ये कहने का है कि जब रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो जरूरी है। बिना रेजिस्टेंस के एक इक्विटेबल सोसाइटी जो है वो क्रिएट ही नहीं हो सकती है। हम जब भी एक नए प्रोडक्शन यूनिट की जब हम फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन जब हम स्टैब्लिश करने की बात करते हैं जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट होगा, तो कैपिटलिज्म से लड़ाई करने के लिए रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जो है वो एक आवश्यक या अवश्यंभावी कंसेप्ट जो है वो हो जाता है। यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है हमारा वो फूको है। फूको इज वेरी इंटरेस्टिंग ओवर हियर बिकॉज what he has done, he has tried to create a relationship between power and resistance. Now this is very interesting. I'll just read it out. Foucault argues that there is no relationship of power without the means of escape or possible flight. Every power relationship implies, at least in potential, a strategy of struggle. The correlation of power with resistance is everywhere. Power is not centralized, but spread over society, and so is resistance. Indeed, like power, resistance too becomes preoccupied with life, with demands focused on prosperity and well-being. Now, this correlation is very important and very interesting over here to understand, because what he's talking of resistance between power and resistance, what he's suggesting. First of all, power has always been a very important predicament in political life. Now, when he's talking of power, he's suggesting that power is present everywhere. In a similar manner, जिस तरह से
पार सोसाइटी में या समाज में हर जगह अपना अस्तित्व रखता है, उसी तरह से प्रतिरोध को भी हम हर जगह देख सकते हैं। और जिस तरह से पार जो है वो डिफ्यूज होता है, सेंट्रलाइज नहीं होता है, कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं होता है, उसी तरीके से जब हम शक्ति जिस तरह से है वो सब जगह पे, सारी जगहों पे हम देख सकते हैं डिसेंट्रलाइज होता है, उसी तरह से समाज में प्रतिरोध जो है वो भी हर जगह होता है, वो सेंट्रलाइज नहीं होता है। और पावर और रेजिस्टेंस दोनों के दोनों जो है वो क्या डिमांड करते हैं, दोनों के दोनों जो है वो प्रॉस्पेरिटी और वेलबींग, मतलब शांति की बात कर रहे हैं, समृद्धि की बात कर रहे हैं, संपत्ति की बात करते हैं। इसलिए ये जो कोरिलेशन है जो पावर और रेजिस्टेंस का है, जो कि फूको ने एस्टैब्लिश किया है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। Now moving to the second part of our discussion, the second section, which is types of resistance. Now many times what happens, resistance, law breaking, civil disobedience, protest, these are just used as synonym, right? But actually these are different variants of resistance. We need to understand that these are just variants, different forms of, कई different प्रतिरोध के अलग अलग तरीके के प्रकार हैं, ना कि यही प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध और इन सिविल डिसोबीडियंस, अभिनय अवज्ञा की जब हम बात कर रहे हैं, या कानून तोड़ने की जब हम बात करते हैं, या हड़ताल की जब हम बात करते हैं, इन सब में स्लाइट डिफरेंस होता है। तो जब हम रेजिस्टेंस को फॉर्मली विद इन द थियरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है active resistance, दूसरा है passive resistance. Active resistance, which is use of violence to fight against perceived injustices. Now the point to be noted over here is that I have used perceived injustice in double inverted comma, which means that what I'm trying to say कि एक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? एक्टिव रेजिस्टेंस वो होता है जहां पे आप अपना जो प्रतिरोध है जो वो जाहिर कर रहे हैं, उसके लिए आप वायलेंस का यूज करते हैं। नाउ वायलेंस का यूज हम करते हैं परसीव्ड इनजस्टिसेस, मतलब जो वायलेंस कर रहे हैं उन्हें लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। सच में इनजस्टिस हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमेशा क्वेश्चनेबल होता है, ये हमेशा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है। लेकिन या कई बार नोशन होता है, यहीं पे पर्टिकुलरली द आइडिया ऑफ वंस, हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में, वंस फ्रीडम फाइटर इज ऑलवेज अनदर्स टेररिस्ट, है ना। तो ये जो पूरी संकल्पना थी वो यहीं पे क्वेश्चनेबल हो जाती है। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल्स हियर आई वुड लाइक टू पॉइंट इट आउट इज बॉस्टन टी पार्टी, ब्लैक पैंथर्स मूवमेंट। ब्लैक पैंथर्स मूवमेंट सिविल राइट्स के लिए हुआ था वहां पे यूएस में, सॉरी। So it is to be, now this one thing which has to be noted very clearly is that any such resistance in a democratic form of government is deemed as inadequate and illegal. It is regarded as a criminal activity and should not be promoted in any manner. हम लोग जब भी आर्म्ड रिबेलियन की बात करते हैं, these are the some of the examples, जैसे रिवोल्ट की जब बात होती है, आर्म्ड रिबेलियन की बात होती है, इंटरनल वॉर की बात होती है, सिविल वॉर की बात होती है, these are also different examples, different forms of active resistance, but ये कभी भी कानून के दायरे में नहीं आता, ये कभी भी संवैधानिक नहीं होता है। इनफैक्ट इसे देशद्रोह, कई बार इसे देशद्रोह की संज्ञा में लाया जाता है, इसे एक क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाता है, जिसे किसी भी रूप में हम लोग सभ्य समाज में हम इसे प्रमोट नहीं करते हैं। Now the other form of resistance is passive resistance. Now when we are talking of passive resistance, it is a way of protesting in which an authority such as the government is challenged non-violently. Now here non-violent is something which is very important. Passive resistance जो है, we even in our constitution, हमारे constitution में भी हमें प्रोटेस्ट का राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट है, बट इट हैज ऑलवेज टू बी इन अ नॉन वायलेंट मैनर। आप हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ना ही राज्य के अगेंस्ट, ना ही राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके अगेंस्ट, ना ही दूसरे इंडिविजुअल्स जो हमारे दूसरे नागरिक हैं, जो दूसरे समाज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अगेंस्ट। Now some of the examples of passive resistance include civil disobedience, peaceful marches or demonstrations, boycotts, hartals, anything where they are refusing to comply with laws or orders issued by the government. Now these are some of the various forms of passive resistance.
Now, particularly when we are talking of resistance, the essential difference between passive and passive or defensive and active or aggressive resistance is that while the later is to do something by which one can bring about positive harm to the government, but the former is to abstain from doing something by which one would be helping the government. जब भी हम एक्टिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पर वो गवर्नमेंट को हार्म पहुंचाना चाहते हैं. जैसे पर्टिकुलरली अगर हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नक्सलाइट मूवमेंट जो होता है वहां पे वो क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंस का ही एक एग्जांपल है जहां पर वो गवर्नमेंट के जैसे पुलिसमैन होते हैं या आर्मी के जो लोग होते हैं या जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे वो वायलेंट मीन्स का यूज करते हैं. तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं, वो एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं आप जब हम लोग पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस में क्या होता है, पैसिव रेजिस्टेंस में जो इंडिविजुअल है बहुत ही नॉन वायलेंट माइनर में अहिंसात्मक तौर पर वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है या जो भी प्रोग्राम है उससे अपने आप को दूर कर लेते हैं या गवर्नमेंट का साथ नहीं देते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स और सिटीजंस एंड गवर्नमेंट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग वंस dissent for the government. Now, civil disobedience, which is passive resistance, one of the major examples or one of the major form of passive resistance, which is civil disobedience, is the non-violent way of registering dissent by breaking a law on moral grounds. Now, morality becomes very important over here. नैतिकता जो है वो एक बहुत ही यहाँ पे ध्यान देने योग्य चीज है, बहुत ही ध्यान रखना है. कोई भी प्रोटेस्ट जहाँ पे नैतिकता नहीं है, जहाँ पे कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पे लोगों का रैशनल इन्वॉल्व नहीं है, रीजन इन्वॉल्व नहीं है, वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सिविल डिसोबीडियंस जो हम लोग नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस या पैसिव रेजिस्टेंस की जो बात करते हैं उसके अंतर्गत नहीं आता है. A fundamental question which has been raised by civil disobedience to a modern society is how is it possible to have a general the fundamental question raised by civil disobedience to modern society is that how is it possible to have a general respect for the rule of law and yet gain legitimacy to break a specific law. Now, ये ironic, ये पूरा जो discussion है जो civil disobedience के against होता है वो particularly इसी question के around होता है कि ऐसा किस तरीके से आप अपना प्रतिरोध जो है वो दर्ज करें जहां पे आप जो संविधान है, जो आपका कानून है, जो एक सिस्टम बना हुआ है, आप उसको भी हार्म ना पहुंचाएं, आप उसके लिए भी अपना एक सम्मान बनाए रखें. साथ ही साथ जो कानून है जो कि आपको लगता है कि ठीक नहीं है या सही नहीं है, किसी भी वजह से सही नहीं है, उसकी लेजिटिमेसी जो है उसको क्वेश्चन कर सकें. सो दिस इज सम ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चन. Now here when we are talking of we'll move to the last section which is resistance justified. Now when we are talking of is resistance justified, particularly here some of the major questions are there. Particularly what happens here is that the way when we are talking of the dissent or when we are talking of resistance in a particular democracy, it is met with a huge set of criticism. Now, why is it met with huge set of criticism? Okay, one thing I need to point it out that here now this discussion which we are having, that is resistance justified, since in a democracy only non-violent resistance is allowed. So our further discussion will only focus on civil disobedience or non-violent resistance or passive resistance. Okay, so when we are talking of civil disobedience, it's a very controversial issue as it involves questioning the tenets of law which is illegal in character. तो अब ये इलीगल लॉ कैसे कैरेक्टर जो है, जब हम लोग बोलते हैं कि कोई एक कानून है जो असंवैधानिक है या जो उसकी लेजिटिमेसी पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप सोचिएगा. जैसे
ऐसा हो सकता है ना कि लॉ में क्लैश विद द मॉरल प्रिंसिपल और रिलीजियस फेथ ऑफ अ सिटीजन। ऐसा हो सकता है कि जो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर लॉ बनता है किसी राज्य में जो वहाँ के लोगों के रैशनल के साथ मैच नहीं करता है, जो वहाँ के लोगों के कॉन्शियसनेस के साथ मैच नहीं करता है, या वो जो रिलीजन एक पर्टिकुलर फॉलो करते हैं उसके साथ मैच नहीं करता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या संविधान सबसे ऊपर होगा? क्या वो जो लॉ जो कानून बनाया गया है क्या वो सबसे ऊपर होगा, या लोगों के जो धार्मिक भावनाएं हैं उसे हम ऊपर रखेंगे, या उसे हम जगह देंगे या वरीयता देंगे? या ऐसा भी हो सकता है, देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर सिटीजंस आर compelled to question the legitimacy of a law or regard it as repressive in character, regard it as illegitimate in कैरेक्टर। जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे होता था, जब ब्रिटिशर्स हम इंडिया पे रूल कर रहे थे पर्टिकुलरली व्हेन, तो उस टाइम पे काफी रिप्रेसिव लॉज होते थे, काफी बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ लॉज होते थे, जैसे कि डायरकी हम लोगों को सबको याद होगा। तो बहुत कई बार ऐसा होता है कि जो कानून जो बनाया जाता है वो बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव होता है, बहुत रिप्रेसिव होता है। उस स्थिति में भी क्या हमें लॉ को का ओबीडियंस करना ही चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सिंस वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, ओबीडियंस टू लॉ इज समथिंग which is not questionable. We need to obey a law. But what to do in such a condition where the state itself becomes repressive institution? जैसे श्रीलंका में हुआ था LTTE के टाइम पे, या फिर और भी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप जहाँ पे होता है, जहाँ पे स्टेट जो है वो खुद से एक रिप्रेसिव इंस्टीट्यूशन बन जाता है। वहां पे भी क्या हमें कानून को हर तरीके से हर स्थिति में मानना चाहिए? ये सारी जो चीजें हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे ना। जो क्रिटिक्स हैं जो रेजिस्टेंस के हैं, जिनका मानना है कि प्रतिरोध की कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में या मॉडर्न स्टेट में, वो अपना आर्गुमेंट बेस करते हैं सॉक्रेट्स पे। नाउ सॉक्रेट्स का ट्विन आर्गुमेंट है टू ओबे द लॉज इवन इन अनजस्ट लॉज। नाउ हियर आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू गाइस ऑफ रिमाइंडर्स ऑफ वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। हम लोगों को एक बताया जाता है कि जब सॉक्रेट्स को राजद्रोह की, जो कि गलत था, बट राजद्रोह की वजह से उनको जेल में बंद कर दिया गया था और उनकी हत्या करने के लिए राजा ने आदेश दिया था। तो उनकी हत्या करने से एक दिन ठीक पहले शायद उनको कुछ लोग आते हैं और वो सॉक्रेट्स को कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, नहीं तो आपको जहर पीना पड़ेगा। लेकिन सॉक्रेट्स उस स्थिति में भी राजा की आज्ञा का कानून तोड़ने से वो मना कर देते हैं, और अगले दिन जो है वो जहर का प्याला पी लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का हम सभी जानते हैं प्लेटो पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर दैट व्हाट वाज द level of the belief in the existence of law by Socrates. So here critiques of resistance, they base their whole argument on twin arguments of Socrates. Firstly, Socrates, what he argues that all individuals who are receiving the benefits of the state have a moral duty to reciprocate by following orders. Now, सुकरात का ये कहना है कि जब भी आप एक राज्य में रह रहे हैं, आप उसकी सुविधाएं जो हैं वो उठा रहे हैं, आप उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं आप उसका यूज करते हैं, जब तो आपका ये नैतिक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्य के जो भी कानून हैं, राज्य के जितने भी ऑर्डर्स हैं, आप उसको माने, आप उसको क्वेश्चन ना करें, पर्टिकुलरली रिबेल ना करें, आप उस कानून को ना तोड़ें। क्वेश्चन करें पर एटलीस्ट तोड़े ना। कानून तोड़ने के he was very much against it. Now objection to this particular argument is given by Simmons, who argues that public benefits are funded by taxes of the citizens and members of government are not doing any sacrifice, rather it's a job for which they are paid handsomely. Particularly जो Simmons हैं उनका ये कहना है कि जब आप ये जो पूरा आइडिया है कि राज्य की आज्ञा का हर हाल में हमें मानना ही चाहिए,
और ये जो हम बेनिफिट्स अगर उठा रहे हैं तो हमें उनकी हर चीज को हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसको माने। उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है, जो भी बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, जो भी सुख सुविधाएं हमें दी जा रही हैं राज्य के द्वारा, वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते हैं। ये हमारा ही पैसा है जो हमारे पास राज्य के द्वारा लौटाया जाता है। और ये जो लोग काम ये कर रहे हैं लौटाने का, ये जो कार्य कर रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट के जो लोग हैं जो इस मशीनरी में काम कर रहे हैं, उन्हें एक बहुत ही बड़ा अमाउंट, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, रादर ये उनका अपना काम है जिसके लिए उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेमेंट मिलती है। तो इस चीज के लिए कि ये एक नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि आप एक राज्य में रह रहे हैं तो उसकी हर अच्छी या बुरी चीज को आपको मानना ही पड़ेगा। इस चीज को सिमोन्स जो है वो सिरे से नकार देते हैं। अब जो दूसरा आर्गुमेंट था जो सॉक्रेट्स का, उनका ये कहना था दैट इफ वन डज नॉट एक्सेप्ट द लॉज, द इंडिविजुअल ऑलवेज हैज द ऑप्शन टू एमिग्रेट. The continued residence in state will be treated as tacit consent to the law of land. Now, this is something which is very interesting. यहाँ पे I would like to point it out. Gandhi, when we are talking of Gandhi ji, and he is talking of सत्याग्रह and various forms of सत्याग्रह, तो उसमें हड़ताल और फास्टिंग और इन सब के साथ साथ एक टेक्निक उन्होंने और बताया था, वो था देश त्याग या हिजरत का। तो खैर वो, लेकिन उनका प्रेमाइस अलग है, यहाँ पे प्रेमाइस अलग है। सुकरात का ये कहना है कि अगर आप एक राज्य में रह रहे हैं तो आपको उनके लॉज मानने ही पड़ेंगे। अगर आपको उन लॉज से बहुत ज्यादा परेशानी है, अगर आप उनको नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी वजह से, तो आपके पास हमेशा ये ऑप्शन होता है कि आप उस राज्य को छोड़कर किसी और राज्य में चले जाएं, क्योंकि अगर आप उस राज्य में रह रहे हैं तो उसको ये माना ही जाएगा कि आप वहां के लॉज से भी एक्सेप्ट करते हैं। Now this argument has also been very much criticized and it has been this particular argument has also been answered. Here what they are suggesting is that the residence in the state cannot be regarded as agreement or consent to the unjust laws. At the same time, the residents do not have the alternative to continued residence because immigration is very costly and individuals are emotionally attached with this place of residence. So the supposed consent to the law is not binding, rather voluntary in nature. स्कॉलर्स का ये मानना है, जो कि सिविल डिसोबीडियंस का सपोर्ट करते हैं, उनका ये मानना है कि आप किसी, पहली चीज तो ये है कि जब आप सिर्फ एक राज्य में रह रहे हैं इसलिए आप उस राज्य की हर अच्छी या गवर्नमेंट की हर अच्छी या बुरी नीति से आप इत्तेफाक रखते ही हैं, ये जरूरी नहीं है। इसको बाइंडिंग की तरह से नहीं यूज किया जा सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल्स और किसी भी इंडिविजुअल को ये कहना कि आप किसी लॉ को नहीं मानते इसलिए आप उस देश को छोड़कर चले जाइए, ये अपने आप में बहुत ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो आप एक पर्टिकुलर जगह पे रहता है, बिकॉज वी आर इमोशनल बीइंग्स, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हम लोग जो हैं उस पर्टिकुलर जगह से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, इसलिए उसका, और अगर हम लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो हम उसके अच्छाई के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस तरह से किसी को बोल देना कि आप रातों रात, अच्छा तुम नहीं मानते तो तुम यहाँ से चले जाओ, ये बहुत ही गलत आर्गुमेंट है। फर्दर डाइसी का जो कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, which is based on 3 principles, which is supremacy of law, same law and courts for all citizens, and general principle of the constitution are developed by the judicial decisions. Now the people who are supporting the concept of civil disobedience, they are suggesting that civil disobedience is justified. It is justified इसको when one or all these parameters are not met by the government. एक भी रूल ऑफ लॉ के 3 premises हैं, 3 principles हैं। सिविल डिसोबीडियंस के जो सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट है वो पूरा नहीं कर पाती है या इन तीनों से कंप्लीट नहीं कर पाती है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हम जस्टिफाइड होते हैं सिविल डिसोबीडियंस करने के, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपना डिसेंट जो है वो रजिस्टर करने में। यहाँ पे जो आर्गुमेंट है डेविड ह्यूम का, आई वुड लाइक टू पॉइंट इट आउट। David Hume asserts that obligation to follow the law is rooted in the value of government under law. Democratic laws may aim to provide rights and power to the individuals, but these may prove in reality to be empty. कई बार क्या होता है, कुछ एक laws होते हैं जो कि क्योंकि laws are very technical in nature,
कई बार कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स की वजह से या किसी भी वजह से जो लॉज होते हैं बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है कि उसको तोड़ मरोड़ कर कई बार क्या होता है, उनका उस कानून की वजह से लोगों के भले के लिए नहीं बल्कि उसके अगेंस्ट भी यूज होता है। जैसे पुलिस कई बार होस्टाइल हो सकती है, कोर्ट्स जो हैं वो भी बायस्ड हो सकते हैं, मेजॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में मेजॉरिटेरियनिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कई बार हो सकता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट भी चुनी जाती है जो कि माइनॉरिटी के अगेंस्ट हो सकती है। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो पर्टिकुलरली जब हम ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, लॉ जो है वो हम लोग इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में क्वेश्चन करने का, सिविल डिसोबीडियंस जो है, क्योंकि एक नॉन वायलेंट मैनर है, एक नॉन वायलेंट तरीका है, एक अहिंसात्मक तरीका है अपना प्रतिरोध जाहिर करने का, इसीलिए ये एक सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है अपने जितने भी विरोध हैं, जो भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट है या पुलिस है या जो भी मशीनरी है स्टेट की, उसके अगेंस्ट रजिस्टर करने की। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंस, दैट हैज बीन रेज्ड बाय कॉन्सिक्वेंशलिस्ट। Now, consequentialists are arguing that disobeying laws may result in bad consequences like political instability or anarchy. अब कई बार इनका ये कहना है कि अगर आप सिविल डिसोबीडियंस, अगर आप गवर्नमेंट लॉज को डिसोबे करते हैं, अगर आप कानून को नहीं मानेंगे, अगर आप प्रतिरोध करेंगे, अगर आप गवर्नमेंट की हर लॉज का विरोध करेंगे, तो हो सकता है बाद में जो समाज की जो एक सिस्टम बनाया गया है वो पूरी तरह से टूट जाए और वहां पे अराजकता का माहौल हो जाए। अब इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट का ऑब्जेक्शन है और उसमें वो क्या कह रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस जो है व्हिच इज इट्स वेरी सेलेक्टिव एंड कंसाइंटियस इन नेचर। This is very important, that civil disobedience is always selective and conscientious in nature, which will not have dire consequences. Indeed, in some circumstances, disobeying the law has better consequences than obeying it. Example, civil rights movement in America by Martin Luther King or Gandhi's resistance against untouchability. यहाँ पे हम एनआरकी, उनका जो सपोर्टर्स हैं सिविल डिसोबीडियंस के, उनका ये कहना है कि हर प्रोटेस्ट या हर प्रतिरोध जो है वो सविनय अवज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, अहिंसात्मक प्रतिरोध के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अंतर्गत आने के लिए उसको जो भी प्रतिरोध हम जाहिर कर रहे हैं, उसका जो एम है, जो कॉन्शियस होना उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इनका स्कॉलर्स का कुछ का ये भी कहना है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पे लॉ को मानने से अच्छा है कि आप लॉ को ना माने या आप उसके अगेंस्ट जाएं। एग्जाम्पल है सिविल राइट्स मूवमेंट, जहां पे पूरा रेसिज्म के अगेंस्ट मार्टिन लूथर किंग ने पूरी आवाज उठाई थी, या गांधी रेजिस्टेंस, जहां पे गांधी जी जो हैं वो वेरियस फॉर्म ऑफ सत्याग्रह यूज करते हैं अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी भी एक समय में कानून था, एक समय में रेसिज्म भी कानून था, एक समय में स्लेवरी भी कानून था, लेकिन इस तरह के कानून को मानने से अच्छा है कि इसके अगेंस्ट जो है आवाज उठाई जाए। अब जो दूसरा जस्टिफिकेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इज आल्सो क्वेश्चनड ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फॉलो द लॉज। यहाँ पे those people who are criticizing civil disobedience, they argue that individual, ये हर वो लोग कह रहे हैं जो लोग सिविल डिसोबीडियंस के अगेंस्ट हैं, उनका ये कहना है उन स्कॉलर्स का कि हर इंडिविजुअल की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जो भी रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जिस भी पर्टिकुलर राज्य में जहाँ पे आप रह रहे हैं उसको फॉलो करना आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को फॉलो करें। अब इसके अगेंस्ट में द ऑपोजिशन इज दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीगल एस्पेक्ट ऑफ लॉ एंड मोरालिटी ऑफ लॉ। There may be a situation when the law is formulated is in direct conflict with the morality of citizens. Ronald Dworkin explains, if a law wrongly invades moral rights of an individual, then they have all the right to break that law. In such a situation, civil disobedience becomes an instrument to uphold the justice in the society or moral values in the society. Now, again here, what they are suggesting, the whole
argument is particularly revolving around the concept of morality. नैतिकता के इर्द गिर्द ये पूरा जो आर्गुमेंट है वो घूम रहा है. जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस को, उनका ये कहना है कि जो भी आप राज्य में रह रहे हैं अगर, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके कानून को फॉलो करें, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें. लेकिन जो दूसरा धड़ा है जो इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, जो सिविल डिसोबीडियंस के सपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि डिफरेंस होता है लीगल एस्पेक्ट ऑफ लॉ में, मतलब किसी एक कानून को बनने में और लॉ के किसी भी कानून के नैतिक होने में. तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ राज्य जो हैं वो इस तरह के कानून बनाते हैं जो कि मोरालिटी के लोगों के बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं. जैसे कि रोनाल्ड डॉर्किन जो है वो बोलते हैं कि अगर कोई भी एक लॉ है जो कि एक इंडिविजुअल के मॉरल कॉन्शियसनेस को क्वेश्चन कर रहा है, रैशनैलिटी को क्वेश्चन करना है, हियर अगेन we can link here with the concept of liberalism, where they are suggesting that individual is a rational human being. तो वो कह रहे हैं कि आपके पास खुद के पास rationality है, अगर उस rationality से अगर कोई चीज conflict कर रही है, तो in that particular condition civil disobedience is one of the instruments. Civil disobedience जो है हम उसको use कर सकते हैं to uphold the morality in the society. आप सिर्फ अपने आप को नहीं बचा रहे हैं, बल्कि उस law के against आवाज उठा के पूरी की पूरी सोसाइटी को के मोरालिटी को बूस्ट कर रहे हैं. अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि नाजी लॉज अगेंस्ट हेल्पिंग ज्यूज और 19th सेंचुरी अमेरिकन लॉज अगेंस्ट हेल्पिंग फ्यूजिटिव slaves. To make it, I'm just in a very informal way, I'm pointing it out. There was a movie, Schindler's List, है ना, जहाँ पे वो दिखाता है कि किस तरीके से एक नाजी होता है, एक जर्मनी होती है, जहाँ पे वो ज्यूज की हेल्प करते हैं. वो वहां के रूल के अगेंस्ट जाके एक देयर इज अ लिस्ट ऑफ 100 पीपल एंड ही सपोर्ट्स देम, ही ट्राइज टू सेव देम. तो कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है उस जहाँ पे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट इट आउट, कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आप रूल्स या लॉज के बियॉन्ड जाके अपने मॉरल कॉन्शियसनेस की आवाज सुन के आप जो है उस लॉ के लिए प्रतिरोध जो है अपना दर्ज करवाते हैं. जो now another argument usually identified with civil disobedience is that it may encourage general disrespect for law or work as a divisive force in the country. Now, however, it has to be understood that in a situation where there is hopelessness and when the government refuses to listen to conventional forms of communication, civil disobedience without causing much harm, as it is non-violent in character, can be best viable option for the citizens as well as the state. For example, Chipko movement of 1973, we all understand. Now, अब इनका ये कहना है कि जो लॉ है, हम जब सिविल डिसोबीडियंस की बात करते हैं, जब हम पैसिव रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, वो एक ऐसा माहौल बनाएगा जहाँ पे कानून के लिए सम्मान खत्म हो जाएगा, जहाँ पे ये राज्य को डिवाइड कर देगा. लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है. कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे आप जितने भी संवैधानिक तौर तरीके हैं, जितने भी संवैधानिक रूप हैं, आप उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुन रही है. इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन आपके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो है सिविल डिसोबीडियंस, जो कि क्योंकि ये नॉन वायलेंट है, इसकी वजह से किसी को हार्म नहीं पहुंच रहा है, किसी को तकलीफ नहीं होगी, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है अपनी आवाज उठाने का, सिटीजन्स के लिए भी और स्टेट के लिए भी. एग्जाम्पल, ऑब्वियसली वी ऑल हैव हर्ड अबाउट चिपको मूवमेंट एंड हाउ important it has played for environmental politics in India. Now, the next movement, particularly when we are talking of civil disobedience and dissent, also contributes to the democratic exchange of ideas and strengthens the concept of liberty. यहाँ पे J.S. Mill का बहुत ही important statement है, बहुत ही famous statement है. If all mankind minus one were of one opinion and only one person were of contrary opinion, mankind would no more be justified in silencing that one person, that he, if he had the power, would be justified in silencing mankind. तो पर्टिकुलरली J.S. मिल का ये आर्ग्यूमेंट है कि जब सिविल आप डिसेंट अपना रजिस्टर करते हैं, जब आप अपने प्रतिरोध को जब आप रजिस्टर करते हैं, तो डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेसी डिवाइड नहीं कर रहे हैं राज्य को, बल्कि एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज से क्या होता है, जो आपका फ्रीडम है, जो आपका कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जो है, जो आइडिया है, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होता है. हम लोगों ने सबने ये लिबर्टी और इनका पर्टिकुलर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ा है. तो पर्टिकुलरली सिविल डिसोबीडियंस इज द प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन
of absolute liberty in case of freedom of speech and expression. Now, Rawls is also justifying civil disobedience, and all of it is there. Now, I don't have, I think, much time, so I'll just try to wrap it up. Now, Rawls, what he's trying to do, he's also supporting the concept of civil disobedience, and he's suggesting that there may be conditions, like for example, Nelson Mandela against the apartheid movement in South Africa. So these are some of the examples where resistance becomes very necessary in a state. But what Rawls does, John Rawls, he has suggested two main conditions for justifying the acts of civil disobedience. उनका ये कहना है, दो कंडीशन अगर वो कोई भी जो रेजिस्टेंस है या जो प्रतिरोध है, जब तक ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है, तब तक हम जो है सिविल डिसोबीडियंस को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं. पहला है, सिविल डिसोबीडियंस शुड बी सिलेक्टिव to instances of substantial and clear injustice, namely violations of equal basic right or equality of opportunity. Secondly, he is justifying civil disobedience act as that all the legal means have already been exhausted, which means it should be treated as extreme and last resort. Now this is very important. Both the sense, पहली चीज वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है सिविल डिसोबीडियंस तभी जस्टिफाई होगा अगर हम लोग क्लियर इनजस्टिस है, वहां पे हम लोग को क्लियरली पता है वो जो जिस तरह के राइट्स हैं, लाइक बेसिक राइट्स जो आपके होते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जब तक इन बेसिक फंडामेंटल राइट्स के का हनन नहीं हो रहा है, तब तक आप सिविल डिसोबीडियंस का जो है वो यूज नहीं कर सकते. मतलब सिविल डिसोबीडियंस का यूज सोते उठते हर लॉ के लिए नहीं हो सकता है. इट शुड बी वेरी सिलेक्टिव इन नेचर, बहुत प्रिसाइज होना चाहिए इसका यूज. दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये सिविल डिसोबीडियंस का जो यूज है वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए. एक्सट्रीम कंडीशंस में ही हमें सिविल डिसोबीडियंस का जब हमने सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं, जब हमने उसको पूरी तरह से यूज कर लिया है, जब हमने उसको एग्जॉस्ट कर लिया है, तभी हमें सिविल डिसोबीडियंस का यूज करना चाहिए एज अ लास्ट रिजॉर्ट और एज अ एक्सट्रीम measure. So on a concluding note here, I would be suggesting that civil disobedience is not against democratic values of state, rather it is a means to bring about social change and is a voice of minorities and downtrodden. History has provided enough evidence that civil disobedience is efficient, not only in providing political freedom, but also against exploitation, oppression, social justice, and social evils. The theory of civil disobedience helps in instilling the values of rule of law, as it limits majoritarianism, becomes the voice of subaltern in a democracy. Thus, it can be said that civil disobedience helps human beings in retaining a degree of moral autonomy vis-a-vis the state. जब भी हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की बात करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट है. रादर हमारा सिविल डिसोबीडियंस है या पैसिव रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के जो संविधान है उसके विद इन उसके जब हम लोग अंतर्गत जो हमें मीन्स दिए गए हैं, अगर उसको यूज करते हुए हम अपने डिसेंटिंग वॉइसेस को रजिस्टर करते हैं, तो एक्चुअली वो जो आवाज है वो आपके माइनॉरिटी सेक्शन की सोसाइटी की आवाज होती है. वो कहीं ना कहीं उन किसी ना किसी के साथ सोशल इनजस्टिस हुआ है, उसकी वो आवाज होती है. कोई बुराई है समाज में, सामाजिक बुराई के लिए वो आवाज उठी होती है. उसको हर स्थिति में उसको सुनना, उसको समझना जो है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, उसके वैल्यूज को स्ट्रेंथन करता है, रादर देन हार्मिंग द होल existence of state or democracy. Now here, these are some of the references which I have used. If someone wants to study further, these references can be used. Thank you. Thank you, everyone. If there is any question, I'm open to the questions or discussion. We can have any discussion over here. I hope my discussion was quite clear. Is there any questions? First of all, I would like to congratulate you, Shalini ma'am. You have given a comprehensive lecture on the
Very interesting topic, which is a bit untraditional, where people take as a topic of discussion. And you have beautifully elaborated it. And I particularly personally feel that resistance is something like essential for a functioning of a sound democracy. But the problem occurs when it distorted its face, its form, when it takes the violent form that we have seen in the recent history in India and contemporary history of India, like in the case of CAA and farmers movement, that you in your lecture has clearly make a demarcation line that you are talking more about the civil disobedience. That is the basic. But in a functioning of democracy, when these movements become violent, and the role of the state as well as citizen True, ma'am. becomes very I crucial. totally agree with you. I totally agree that particularly in a democratic setup, when we are talking of resistance, resistance has to be within the limits of constitutional measures. Resistance has to be non-violent in character. The moment resistance becomes violent in character, the moment resistance converts into very harmful or something very revengeful in its character, rather than being conscientious. Morality जो है वो बहुत important feature है हमारे resistance का. Rationale बहुत important है. और यहाँ पे गांधीयन studies जो हैं वो बहुत ही important हो जाते हैं हमें resistance को समझने के लिए. I think we need to discuss and we need to read Gandhian literature in detail to understand what exactly is satyagrah, what exactly is हड़ताल जैसे हर अब तो बहुत ही नॉर्मल हो गया, ये नहीं हुआ तो हड़ताल कर देंगे, वो नहीं हुआ तो हड़ताल कर देंगे. और जिस तरह से गुंडागर्दी की जाती है, कई बार स्कूल कॉलेजेस बंद कराए जाते हैं, दुकान बंद कराए जाते हैं जबरदस्ती मारपीट करके. We cannot talk about that kind of resistance. In fact, that is not what is civil disobedience. That is something which is always questionable, and it is always beyond the rights, beyond the limits of constitutionalism. So obviously, that is something which is very questionable. So rightly pointed out by you, ma'am. Yes. And the second thing is that resistance itself is a very beautiful measure, but generally we take it on a party line in a practical politics. Whatever the present government is doing, one has to criticize it. That also sometimes when the national interest, personal interest, all are just intertwined. And people more are focused on party line. Means the government which is in opposition, they talk, generally criticize the government, the present government. True, Whatever. ma'am. True. In fact, here, apart from party lines, what is very disturbing right now is the role of media. Media has become very divisive in its nature these days. When we see, and because this is a platform, we are also talking on a social media platform. Social media has become such a norm of discussion. Open discussions होते हैं वहाँ पे, और मीडिया जो है वो आपके ओपिनियंस को फॉर्मुलेट करती है. मीडिया जो है आपका अपना थिंकिंग फॉर्मुलेट करती है. एंड देन मीडिया बीइंग बायस्ड, मीडिया बीइंग वेरी ओपिनियनेटेड, media being very repressive in its character, in fact very judgmental also. These days media has become very judgmental in its character. Funded Now, also. yeah, so these things have become, it's something which is creating more harm to democracy rather than anything else. But yeah, I mean, obviously it is partisan lines of opposition is something which is always questionable. Yeah, ma'am. Yeah, the general public Yes, ma'am. becomes very much confused. What is the truth and what is the reality? And the role of True. media is, and we cannot make a demarcation line between the rationality and irrationality. We educated people can do it, but when something becomes very open, omnipresent, and harsh. True. In fact, the most problematic is here education is something very questionable, ma'am. I actually, because I have seen quite people with quite degrees and all, and they give arguments on the basis of, those WhatsApp arguments are there. They don't want to read. I think मेरा पहला problem ये है, भाई पढ़ लो ना थोड़ा सा. गूगल है तो गूगल को यूज करके you need to read about authentic sources. People have stopped reading books. People have stopped reading to the basic classical literature. Rather, they just want to read opinionated literature, which is very biased in its character. And obviously,
which is very fulfills and fuels the whole opinionated, biased attitude towards the government, towards the laws, towards all those things which are existing. So yeah, That ma'am, is the right. basic question with the aim of education, that is only for economic freedom or for the overall development of personality. And Yeah, yeah, ma'am, I would like that's to invite all my research scholars, all the participants, faculty members. You all are welcome for the input as well as question to Shalini ma'am. Thank you, ma'am. thank you, ma'am. Thank you so much. So, am I audible? Yes, sir. Rajnikant sir, you can, if you want. जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप कुछ पूछ रहे हैं? हेलो. Yes, sir. First of all, ma'am, I would like to congratulate for a comprehensive lecture on the resistance, politics of the resistance. And basically, it's very interesting in the context of third world states. My query is that when we talk about the third world states, okay, and third world states के बारे में जब हम बात करते हैं, so we have the lots of the challenges in the context of the socio-economic changes and all. तो जब इस तरीके के चेंजेस के दौर से हम गुजर रहे हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो सोशल चेंज के लिए या इकोनॉमिक चेंज के लिए या पॉलिटिकल चेंज के लिए दो मैकेनिज्म है या दो मेथड्स हमारे पास हैं। एक तो रेवोल्यूशनरी तरीका रेजिस्टेंस का हमारे पास में होता है, दूसरा इवोल्यूशनरी तरीका है जिसको हम रेवोल्यूशनरी और पैसिव रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इन स्पेसिफिकली थर्ड वर्ल्ड में इसमें इन दोनों मेथोडोलॉजीज में कौन सा बेस्ट मैकेनिज्म मैम आपको लगता है कि हो सकता है कि सोशल चेंज या इकोनॉमिक चेंज या पॉलिटिकल चेंज को ले आने के लिए? बिकॉज हमने देखा है कि चाहे वो मैक्सिमम हम लोगों ने देखा कि जो मार्क्सिस्ट जो पैराडाइम है जो थर्ड वर्ल्ड में, चाहे माओ को लें, चाहे हम चे गुवेरा को लें, चाहे फिर हम जो है कैब्राल को लें, चाहे फाइनन को लें, ये सभी लोगों ने जो है कि रिवोल्यूशनरी तरीका अपनाया है इस चेंज को ले आने के लिए। बट इंडिया थोड़ा सा इसमें जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि गांधीयन मेथोडोलॉजी इंटर करती है इस पूरे फेनोमेना में। तो पूरे तरीके से एक जो है हम देखते हैं कि फेनोमेना ही चेंज हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ, मेरी क्वेरी सिर्फ इतनी है आपसे कि इसमें दोनों मेथोडोलॉजीज में बेस्ट मैकेनिज्म कौन सा हो सकता है अगर हम थर्ड वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो? दो मेथोडोलॉजी कौन सी आप बोल रहे हैं? मैं पहला बोल रहा हूँ कि एक रिवोल्यूशनरी रेजिस्टेंस का तरीका हमारे पास में है, दूसरा एक इवोल्यूशनरी जिसको हम पैसिव एंड एक्टिव बोल सकते हैं। जी जी जी। तो इन दोनों में क्योंकि मैक्सिमम थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स में पहले वाले को ज्यादा अडॉप्ट किया गया है। मैंने बोला जैसे मार्क्सिस्ट पैराडाइम रहा है, मार्क्सिस्ट अप्रोच को मानने वाले जो सेक्सिस्ट रहे हैं, चाहे वो मैंने एग्जांपल दिया, तो उन्होंने उस मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में गार्जियन मेथोडोलॉजी ज्यादा डोमिनेंट हमें दिखाई देती है, उसके थ्रू हम रेजिस्टेंस करते हैं, जैसे हम हड़ताल करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, अपनी बात को पीसफुली जाएंगे, ठीक है, तो उस तरीके से हम चेंज को ले आने की बात करते हैं। तो मैम आपको क्या लगता है कि इनमें से बेस्ट मैकेनिज्म कौन सा है? ये पहले वाले की तरफ जाए या रिवोल्यूशनरी रेजिस्टेंस की तरफ या फिर जो हम पैसिव की तरफ जाए? सर देखिए, मेरा ये मानना है, हो सकता है इट्स वेरी ओपिनियनेटेड, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इट मे बी बायस्ड आल्सो, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट, but what I understand is social change, first of all, whenever we talk of social change, it comes from both the sides, right? It has to be from the top as well as from the bottom, है ना? फ्रॉम द टॉप जब आता है, जब हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम चेंज की बात करते हैं, जनरली चेंज जो हम देखे हैं, हम लोगों की समझ है, वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, ठीक है? चाहे आप दहेज का इशू ले लें, जब तक कि लॉ नहीं बनता है अनटचेबिलिटी का, rather than the change coming from within the society, change is something which is पहले एक लॉ बनाया जाता है, लॉ को के क्रिएट के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, उसके बाद चेंज आता है सोसाइटी में। पर्टिकुलरली अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो चेंज हैज ऑलवेज बीन फ्रॉम टॉप बॉटम रादर देन बॉटम अप इन इट्स नेचर। दूसरी चीज ये है, अब जो आप बोल रहे हैं, जो दो मेथड्स है, रेवोल्यूशनरी या गांधीयन, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज वी आर इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, we are a country where constitution is given utmost respect. हमारा जो संविधान है वो सबसे सर्वोपरि है, संविधान के अंतर्गत ही हमें राइट टू प्रोटेस्ट मिला है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है अपने रेजिस्टेंस को रजिस्टर करने का। तो जब भी हम रेजिस्टेंस, अगर हमें किसी भी चेंज से अगर हमें इश्यूज हैं, अगर हमें प्रॉब्लम है, तो व्हाई नॉट गो विथ दैट नॉन वायलेंट
constitutional mechanism to bring about change rather than creating violence and creating havoc in the society. ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है. हो सकता है कि बहुत लोग इससे इत्तेफाक ना रखते हो, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि चेंज कैन बी ब्रॉट इन अ ग्रेजुअल मैनर. जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमेशा इस चीज को इसको सपोर्ट किया है, अंबेडकर ने इस चीज को हमेशा सपोर्ट किया है, दैट change has to be, even if it is coming from within the society, it has to be gradual in nature. It cannot be overnight. आप किसी की थिंकिंग ओवरनाइट नहीं बदल सकते हैं. दशकों बीत जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंड, एक पीढ़ी खत्म हो जाती है नई सोच आने में, नई समझ आने में. लेकिन वही एक तरीका है जिससे चेंज जो है वो सोशल चेंज जो है वो सोसाइटी में लंबे तौर पे लाया जा सकता है, स्थापित तौर पे हम कह सकते हैं लाया जा सकता है. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. आई डोंट नो इफ आई हैव बीन एबल टू आंसर यू सर. Was I able to? Okay. Oh, thank you, sir. Yeah. Thank you. Anyone else? Those who want to input there? Anyone else? Yes, Mohit. Am I audible? Ma'am? Yes, you can. Yes. Yes, you are. You can. जी. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंग्रेचुलेशंस मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सब लोगों को बताया कि रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स क्या होती है एंड करंट इंडियन सिनेरियो में, एंड इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू से मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल जी, ये जो हम लोग एनालाइज करते हैं, जो एज ए स्टूडेंट, बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स ऑफ रेजिस्टेंस इन सोसाइटी इन इंडिया एंड एज वेल एज अब्रॉड. My basic question is that are we using 19th or 20th century tools, quote unquote, of political tools in order to understand the politics of 21st century resistance? Because what we are doing here is that we are saying that media is divided. We are saying that people are when people resist, they force their resistance upon other segments of population, and we are not we have not come out of, because जब हम कॉलोनियल टाइम्स के रेजिस्टेंस को एनालाइज करते हैं तब हम देखते हैं कि एक होमोजेनियस कॉज थी लोगों के पास, एक कॉमन कॉज था लोगों के पास. तो गांधी जी को दूसरों से कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आप स्कूल बंद कीजिए, या फिर आज हड़ताल है तो आप हड़ताल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक चलने दीजिए. यहाँ पे ट्रैफिक चलेगा क्योंकि जो किसानों का मुद्दा है वो वर्कर्स का मुद्दा नहीं है. यहाँ पे जो किसानों का मुद्दा है वो सिर्फ किसानों का मुद्दा है, और उसमें भी सिर्फ पर्टिकुलर एरिया के किसानों का मुद्दा है. तो रेजिस्टेंस को जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना मैं आपकी बात से समझ पाया और जितना मैं एनालाइज कर पाया और जितना न्यूज़पेपर्स में दिखता है, यहाँ पे हम आई थिंक कि थोड़े ओल्ड टूल्स के यूज कर रहे हैं. बिकॉज हमें कहते हैं कि मीडिया डिवाइडेड है. मीडिया हमेशा से डिवाइडेड रही है. मीडिया इज जस्ट द माउथ पीस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स इन द सोसाइटी. सो अगर हम ये कहते हैं कि फलाना चैनल इस बात की बात करता है, तो अदर साइड के पास भी अपने चैनल्स हैं. People are going to listen where their interest lies to. So there is no question of media being divided. Media is just a way to convey their message. So are we trying to say कि नहीं, मीडिया को डिवाइडेड नहीं होना चाहिए? बिकॉज हम ये सोचते थे कि प्रीवियस सेंचुरीज में मीडिया डिवाइडेड नहीं थी. प्रीवियस सेंचुरीज में मीडिया डिवाइडेड इसलिए नहीं थी क्योंकि हम अपने साइड की मीडिया में ही घूम रहे थे, हमें अदर साइड की मीडिया नहीं दिखाई दे रही थी. सो ये जो बेसिक चीज हम रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, इसमें हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि जो उस टाइम के वैल्यूज थे उनको अप्लाई करते हैं आज की पॉलिटिक्स पे. पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हो रहा है और इसका क्या हल हो सकता है. दूसरी चीज मैम मेरे दिमाग में ये आ रही है कि जो क्वेश्चन ऑफ रूल ऑफ लॉ है, ये आपने एग्जांपल दिया था कि डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे जो 3 बातें उन्होंने बताई, वो एक जस्टिफिकेशन बन जाती है रेजिस्टेंस के लिए कि अगर आप रेजिस्ट कर रहे हैं, और अगर रेजिस्टेंस आपका तब जस्टिफाइड होगा जब आप रूल ऑफ लॉ की जो बेसिक प्रिसेप्ट्स हैं उनके अगेंस्ट जा रहा है कोई भी सरकार का काम. तो आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे काम करती हैं जो रूल ऑफ लॉ के कहीं से भी अगेंस्ट नहीं है, थ्योरेटिकली कम से कम, बट हम देखते हैं कि फिर भी रेजिस्टेंस है. बिकॉज रेजिस्टेंस का जो बेसिस है वो रूल ऑफ लॉ की थ्योरी नहीं है, वो इंटरेस्ट का क्लैश है. ठीक है. सो रूल ऑफ लॉ की ये जो बात है उसमें मुझे कहीं ना कहीं से एक फ्लॉ दिखाई देता है. तीसरी बात मैम ये हो जाती है कि जो हम आज देखते हैं, जो पब्लिक का आपने बात की कि पब्लिक का जो मॉरल सेंस होता है, अगर लॉ है वो पब्लिक के मॉरल सेंस के या पब्लिक के पॉलिटिकल कल्चरल के मॉरल सेंस से अगेंस्ट जाता है, तो वो रेजिस्टेंस जस्टिफाइड है. तो इसमें अभी आपने खुद मेंशन किया कि कहाँ तक ये देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि सेग्रीगेशन पॉलिसी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हुआ तो वो जस्टिफाइड था. नेल्सन मंडेला का मूवमेंट जस्टिफाइड था. पर पब्लिक के मॉरल सेंस को हम तब कैसे जज करेंगे जब पब्लिक का मॉरल सेंस गलत हो और जो लॉ बनाया गया है वो सही हो. बहुत कंडीशंस में हम ये देखते हैं कि लॉ एक इनलाइटेंड थॉट होता है, और जो पब्लिक की एग्जिस्टिंग मोरालिटी होती है वो इतनी ब्रॉड माइंडेड नहीं होती है.
ये 3 मेरे क्वेश्चंस थे। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you. Mohit, right? I'm talking to Mohit, right? यस मैम, यस मैम। Thank you, Mohit. Thanks for pointing out very relevant points over here. Actually, in fact, sorry, आपने जो बात कही, media is the mouthpiece of interest group. That was actually very relevant and very brilliant point to be pointed out. Yeah, that is true. Media has always been has always been the mouthpiece of the interest groups. But the thing is that today, because of I believe so, maybe I'm wrong, I totally understand that I can be wrong over here, but what I understand is media has become very relevant today. Earlier it was not a thing which was a part of everyday's very कहते हैं ना ऑन द फेस, इट वॉज नॉट देयर ऑन द फेस इन द मैनर, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया की वजह से, जहां पे हर कोई अपने अपने ओपिनियंस दे रहा है, फैक्ट्स नहीं प्रेजेंट कर रहा है, उसमें अगर जब मीडिया भी बहुत बायस्ड हो जाती है, पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाती है, और कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की जगह सिर्फ ओपिनियनेटेड न्यूज आ रही है आपके पास, तो पर्टिकुलरली वो एक क्वेश्चनेबल पैरामीटर सेट करता है। ठीक है, बाकी आपका पॉइंट भी सही है कि मीडिया हमेशा से ही बायस्ड होती है, ऐसा मतलब ठीक है, that I agree. Now the next thing which you were talking about is, are we using 19th and 20th century tools for 21st century problems? Actually maybe theoretically when we are discussing it, particularly मेरा ऐसा नहीं था आज का डिस्कशन कि it is totally civil disobedience is justified. I'm not talking about that, but yes, in a democracy there will always be a space for resistance. Democracy बिना resistance का space दिए आप वो democracy नहीं रह जाती है। Now when we are saying, you are saying that 19th and 20th century tools for 21st century problems, नहीं, ऐसा नहीं है। The mechanism for resistance is also changing. ठीक है, अब देखिए ना, पहले जो है हड़ताल्स वगैरह बहुत फ्रीक्वेंट हुआ करती थी, अब जो है हड़ताल्स वगैरह इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती है, होती भी है तो हर बार इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। पैरामीटर जो है, मे बी कॉल आता है हड़ताल का, बट लोग जो है फिर भी जाते हैं, दुकान खोलते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, उससे बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं है। What we are seeing is resistance is very active. It is very, I would say, it is in a very prominent manner. It can be seen more on the social media platforms. जितना violently, जितना aggressively हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो। आजकल बल्कि न्यूज भी सोशल मीडिया से ही लोगों को मिल रहा है। फेसबुक और ट्विटर हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। सो रेजिस्टेंस का टूल भी तो चेंज हो रहा है ना सोशल। ये दीज आर, जब हम फेसबुक का यूज कर रहे हैं, जब हम लोग वेबिनार्स इस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन है नेचर में, जब हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअली दैट इज वेरी मच 21st century and that is being used to create or to register the dissenting voices in the society. Now the next principle which you are talking about is point जो आपने point out किया, Dicey's rule of law is questionable. क्योंकि आज के टाइम पे आई थिंक यही था आपका पॉइंट कि डाइसीज रूल ऑफ क्वेश्चनेबल इन प्रेजेंट सिनेरियो एज देयर इज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रेजिस्टेंस को लेके आता है रादर देन द प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स इन जनरल। यस, दैट इज आई टोटली अग्री। भारती मैम से भी बात हो रही थी, यही बात हो रही थी, वो भी यही कह रही थी कि पॉलिटिकल लाइंस पे जितने भी आजकल रेजिस्टेंस होते हैं, जो कॉल ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, वो बहुत ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेडन होते हैं। दैट आई टोटली अग्री, बट एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन लॉज, देयर कैन बी सर्टेन, देयर ऑलवेज एक पॉसिबिलिटी हमेशा होती है कि जहां पे लीगल कैरेक्टर और मॉरल कैरेक्टर ऑफ लॉ के बीच में गैप होता है। ठीक है, उस सिचुएशन में पर्टिकुलरली क्या कहना है वो हमारा वहां पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन वहां पे वो था। तीसरा जो आपने पॉइंट बोला है विच इज मोरालिटी इन इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि कई बार आपका ये कहना है कि लॉ जो है वो ज्यादा एनलाइटेंड होता है एज कंपेयर टू द मोरालिटी ऑफ द मासेस। आई टोटली अग्री। That was in the case of untouchability, that was in the case of women rights. Women bill rights जब हो रहे थे, particularly in fact bill of rights अम्बेडकर पूरी तरह से एक बार में पास नहीं कर पाए थे, उनको रिजाइन करना पड़ा था, टुकड़े टुकड़े में बिल ऑफ राइट्स पास हुआ था for women. So I totally agree with these things, but at the same time the concept of morality in itself is very subjective in nature.
ठीक है, मोरालिटी, मेरा रैशनैलिटी या मेरा रैशनल जो है आपके रैशनैलिटी या आपके रैशनल से बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट एट द सेम टाइम एंड बिलीविंग इन लॉ इन टोटो, बिलीविंग इन लॉ एज समथिंग कि लॉ है या लीगल है कैरेक्टर में इसलिए वो सही है, ये हर बार मानना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे कई सारी कंट्रीज हैं जहां पे बहुत ही रिप्रेसिव लॉज होते हैं विमेन के लिए। There can be various laws which are very repressive in their character. To name like some of the countries, they do not allow women to wear short dresses or dresses according to their choices. Some of the countries are there which has issued statements against the kind of relationship a man or woman is supposed to have. So I mean or particularly when we are talking of the concept of, like for example abhi jab hum log गेज और बाय पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर्स और गेज की जब बात होती है, उनके राइट्स की बात होती है, तो स्टिल वी आर वेरी रिप्रेसिव इन आवर कैरेक्टर, द स्टेट इज वेरी रिप्रेसिव इन इट्स कैरेक्टर. So something what I'm trying to say, point out here is that yes, I agree that there can be incidences when the rationality of the masses to be questioned, but at the same time I wouldn't agree that every time anything and everything which is law, and since it is legal, it has to be obeyed. There is always a gap, and that gap needs to be, if there is something problem, dissenting voices will always be there, but at the same time I always support that dissenting voices need to be constitutional in its nature, needs to be non-violent in its nature, needs to be rational based and conscientious in its nature, using Gandhian mode of movement. Yeah, I hope I was able to make my point. Yes, ma'am. You made your point very well. Thank you, ma'am. Thank you. Anything else? Anyone? Ma'am, there is a question in comment box. Yeah. Is dissent different from civil disobedience, or is it precursor to civil disobedience? Okay, now the whole discussion was actually around this only, that when we are talking of resistance, dissenting voices or resistance in itself, it can be two ways. It can be active resistance or active violent dissenting voices, or it can be passive resistance, civil disobedience, or it can be non-violent in its character, it can be constitutional in its character, it can be Gandhian in its character. So yes, there is a difference between dissent or resistance or civil disobedience or protest. These are various different forms. Resistance studies is a huge section, and these are just various forms of resistance or dissent in the society. Thank you, ma'am. Yeah. Yes, so anything else? I hope. Is there any? Hanji. Anyone? Haan. No, ma'am. I don't have any question. I'm asking that anyone left then? Ma'am, I have a one question कि मैम जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, उसमें जो माइनॉरिटीज का जो रेजिस्टेंस होता है वो उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है एज कम्पेयर टू जो मेजोरिटी है किसी भी कंट्री में. माइनॉरिटी का रेजिस्टेंस सीरियसली नहीं लिया जाता है मेजोरिटी के अगेंस्ट. यस मैम, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है. माइनॉरिटी को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है मेजोरिटी के अगेंस्ट, ये बोल रहे हैं आप ना? यस मैम, यस मैम. See, the whole discussion on resistance is actually based on the whole paradigm or the relationship between majority and minority. In fact, resistance is one of the weapons or one of the instruments in the hands of the minority. Particularly in a democracy, we need to understand all sections of the society is very important. Everyone has a very important role to play. Now over there, minorities are also a very important section of the society, but yes, because of the number, many of the times, they are not able to gather that much of attention or that much of, focus on their issues or problems. But at the same time, each and every group, particularly if we are talking of Indian context or in any other democratic system, there are measures, constitutional measures, which they can be used, but I mean,
yeah, that can happen. That is one of the possibilities in a democracy. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Hello. Ji sir. First of all, big congratulations to you for very analytical and cover up the very nice topic on the platform of the circle. Thank you, sir. एक कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं उसके बारे में बस आपका एक ओपिनियन चाहता हूँ कि जब जी हम सर। सब्जेक्टिव कल्चर में होते हैं तो जी जो सर। पॉलिटिक्स ऑफ रेसिस्टेंस बहुत हाइप पे जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जब कॉलोनियल पीरियड में इंडिया था तो रेसिस्टेंस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, और जैसे जैसे हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एक पार्टिसिपेटरी कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो यही रेसिस्टेंस जो है उसको जो गवर्नमेंट है समहाउ उसको चाहती है किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सके, उसको कैसे मिनिमल किया जा सके। तो इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? बस इतना मैं जानना चाहता हूँ आपसे। Sir, I totally agree. In fact, obviously, democratic और democratic setup में कोई भी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जो अपीजमेंट की जो पॉलिसी है पर्टिकुलरली वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी डेमोक्रेसी में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, इट इज ऑल अबाउट, वी ऑल अंडरस्टैंड वोट पॉलिटिक्स इज सो इम्पोर्टेंट एंड वेरी प्रोमिनेंट। सो या, वोट पॉलिटिक्स इन इटसेल्फ, आई थिंक, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन वोट पॉलिटिक्स ड्राइव्स द होल आइडिया ऑफ the policy of appeasement as well. Everyone who is in power, they want that each and every section of society, they needs to be on their side, at least they should not be at least totally against them. If not with them, at least they should not be against them. So maybe in democracy, because of the vote politics, because of the policy of appeasement, because of the the whole vote dynamics which is there, maybe the political leaders are trying to cater to the dissenting voices more actively as was in the other political systems. So yes, I agree with what you are talking about. I think I was able to make a point, sir. Yes, ma'am. Obviously. Yes, sir. Yes. Any question? Anything else? Anyone wants to make a point? I think that nobody has any question. Yes, sir. I think, yeah. Thank you, ma'am, for delivering such an enriching lecture on resistance. Thank you, everyone, for being with us. We'll meet soon. Thank you, everyone.